हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और मैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा इसी साल यानी नीट 2019 में नीट का स्कोर 665 नंबर था। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की। मैं यहाँ पे आपको हेल्प करने वाला हूँ रिवीजन के साथ। किसके साथ? रिवीजन के साथ। इस वीडियो का मोटिव रहेगा कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स जो प्लांट फिजियोलॉजी के सबसे बड़े चैप्टर्स में से एक है, उसको आप जल्दी से जल्दी रिवाइज कैसे कर सकें और जो आपने रिवीजन किया है ना, उस रिवीजन को चेक कैसे करना है, क्या करना है, चेक कैसे करना है, उस रिवीजन क्रॉस चेक कैसे करना है कि आपका रिवीजन जो हुआ है ना वो अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ। तो उसे करने के लिए आप क्या करोगे, अभी मैं ना आपको एक रिवीजन शीट देने वाला हूं जो आपको इस वीडियो जिसको लेने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि आपको वो रिवीजन शीट कैसे लेनी है। उस रिवीजन शीट में पॉइंट्स दिए गए हैं, उस रिवीजन शीट में पॉइंट्स दिए गए हैं। आप खुद से पूछिए कि आपको वो पॉइंट्स आते हैं या नहीं आते हैं। अगर आप वो पॉइंट्स को समझते हो, जो वो पॉइंट्स आते हैं, अगर वो आपको आता है, देन यू आर क्लियरली वेल वर्स्ड विद दिस चैप्टर। आपको ये चैप्टर अच्छे से आता है, आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको वो पॉइंट्स में प्रॉब्लम आ रही है, आपको उनमें से किसी पॉइंट्स में प्रॉब्लम आ रही है, आप उस पर्टिकुलर पॉइंट को पढ़ें। आप क्या करें, आप उस पर्टिकुलर पॉइंट को पढ़ें, जिसे पढ़ने के लिए आप नीट प्रेप पे वीडियोस देख सकते हो या अपने टीचर की हेल्प ले सकते हो, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं। कहने का मोटिव ये है कि आप जो टाइम आपके पास है ना, उस टाइम को आपको सही से कैसे यूटिलाइज करना है ताकि आप मिनिमम टाइम में चैप्टर का मैक्सिमम जो एफर्ट है, चैप्टर का जो मैक्सिमम चीज जो नॉलेज है वो आप चैप्टर से गेन कर पाए। सो स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो जो इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन में क्या करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्या करना है कि ट्रांसपोर्टेशन की इंपॉर्टेंस क्या है ये आपको समझना है। फिर आता है कि आपको ये जानना है कि क्या क्या सब्सटेंसेस हैं जो ट्रांसपोर्टेड होते हैं प्लांट्स में, ऐसी क्या क्या सब्सटेंसेस हैं जिनकी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है, और फिर उनके ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म क्या है। ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं ये आपको रिवीजन शीट में दिए गए हैं। तो क्या करना है आपको, सारे सब्सटेंसेस जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म क्या है और डायरेक्शन क्या है कि किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर दूसरी चीज यहां पे बताया गया है कि ट्रांसलोकेशन क्या है, आपको ये समझना है, आपको ट्रांसलोकेशन का मतलब समझना है। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहां पे बताया गया है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में ना अगर हम बेसिकली बात करें तो आपको ये समझना है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। जब आपने ये समझा तो फिर आपको ये देखना है कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो किन किन तरीके से होता है। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट है उनके वेरियस वेज क्या क्या हैं, जैसे कि डिफ्यूजन फिर आप पैसिव में चला जाएगा और जो पंप्स वगैरह हैं वो एक्टिव में चले जाएंगे। इसी के साथ आप तीसरी चीज पढ़ोगे वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, या हम अगर बात करें दूसरे वर्ड्स में तो वो हो जाएगा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। तो आपको फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में जो पॉइंट आपको पता होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो चैनल्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या किसी मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है वो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में कैसे हेल्प करते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, साथ में अब डिफरेंशिएट कर पाए। यहां पे जो आगे बताया गया है सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट्स, तो आप डिफरेंशिएट कर पाए कि क्या होता है सिम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट और क्या होता है एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्ट। जो मैं चैनल्स बता रहा था तो यहाँ पे आपको पोरिन्स और एक्वापोरिन्स के बारे में बताया गया है, तो आपको वो भी पढ़ना है। आपको ये समझ होनी चाहिए कि ये जो चैनल्स हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तीसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वो कैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट से सिमिलर है और कैसे पैसिव ट्रांसपोर्ट से सिमिलर है। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसके कौन से फीचर्स पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जैसे हैं और कौन से फीचर्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जैसे हैं, ताकि आप इन तीनों के बीच में जो डिफरेंस है, जो कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस है वो समझ पाएं आप। फिर आगे बात करते हैं तो आगे आ जाता है प्लांट वाटर रिलेशनशिप्स। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस थे जिस पे हमने अभी भी बात की। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट इज प्लांट वाटर रिलेशनशिप्स। सो इन प्लांट वाटर रिलेशनशिप्स यू हैव टू अंडरस्टैंड वाटर पोटेंशियल, कि वाटर पोटेंशियल आखिर क्या है, फिर वाटर पोटेंशियल के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। हम बात कर रहे हैं
कि जो कोर पॉइंट्स आपको क्या क्या पता होने चाहिए। मैं इंट्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं यहां वहां की बातें नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन जेस्ट ऑफ द चैप्टर कि हाँ ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या था, वाटर पोटेंशियल, और वाटर पोटेंशियल के जो कंपोनेंट्स हैं आपको वो पता होने चाहिए। पता होने चाहिए का मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि वो वाटर पोटेंशियल को कैसे इफेक्ट करते हैं, कि कैसे सॉल्यूट पोटेंशियल से वाटर पोटेंशियल पे फर्क पड़ता है, और कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्यूट पोटेंशियल को चेंज कर सकते हैं और जो प्रेशर पोटेंशियल को इफेक्ट करते हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। फिर आगे हम बात करेंगे कि ये जो फैक्टर्स वगैरह हैं जो आगे जाके वाटर पोटेंशियल को कैसे चेंज करेंगे और वाटर पोटेंशियल से क्या होगा ये आपको समझना है। फिर आगे जो टॉपिक आता है वो ऑस्मोसिस। तो आपने प्लांट वाटर रिलेशंस पढ़ा, तो प्लांट वाटर रिलेशन से ही लिंक टॉपिक है ऑस्मोसिस। अब आपको ऑस्मोसिस में ये चीज पता होनी चाहिए कि जो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, कि जो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है उसका एक्चुअल में मतलब क्या है, वो किसका ट्रांसपोर्ट अलाउ करती है और किसका पैसेज ब्लॉक करती है, ये पता होना चाहिए। और फिर क्या इंपॉर्टेंस है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के होने की, कि क्या इंपॉर्टेंस है एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के होने की ऑस्मोसिस को कैरी ऑन करने के लिए, कि ऑस्मोसिस हो इसके लिए क्या जरूरत है। फिर दूसरी चीज कि प्रेशर ग्रेडियंट जो है ना, कि जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो कैसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ मिलके ऑस्मोसिस की नेट डायरेक्शन को डिफाइन करता है। मैं क्या बोल रहा हूं, नेट डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं, नेट डायरेक्शन को डिफाइन करता है कि जो फाइनल ऑस्मोसिस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। नीचे आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं। फिर आगे जाके नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको यहां पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल की बात की गई है। तो यहां पे आपको यह समझना है कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से कैसे अलग है, कि जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है ना वो ऑस्मोटिक प्रेशर से कैसे आप उसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। फिर प्लाज्मोलाइसिस। तो अगर हम प्लाज्मोलाइसिस बात करें तो प्लाज्मोलाइसिस में सबसे पहले हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, ये तीन वर्ड से आपका इंट्रोडक्शन होगा। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि टोनिसिटी क्या होता है, कि एक सॉल्यूशन की टोनिसिटी क्या होती है, और फिर उस टोनिसिटी को आप किस रिस्पेक्ट में माप रहे हो। जैसे कि सॉल्यूशन की आप सेल के रिस्पेक्ट में माप रहे हो या सेल की सॉल्यूशन के, वो डिपेंड करता है। आपको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप किस सॉल्यूशन को आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक या हाइपोटोनिक कहोगे और उसका बेसिस क्या है। फिर आपको पता होना चाहिए कि वेरियस स्टेजेस क्या होती हैं, कि जो प्लाज्मोलाइसिस हो रहा है ना उसकी वेरियस स्टेजेस क्या हैं, कि प्लाज्मोलाइसिस की अलग अलग स्टेजेस क्या हैं, कि उसकी स्टार्टिंग स्टेजेस और जो फुली प्लाज्मोलाइज्ड सेल है उसका। और साथ में प्लाज्मोलाइसिस जैसे जैसे चल रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, तो उसके साथ में सेल में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्लाज्मोलाइसिस के साथ सेल में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। फिर यहां पे दिया गया है टर्गर प्रेशर। तो आप टर्गर प्रेशर को प्रेशर पोटेंशियल से डिफरेंशिएट कर पाए, ये एक मोटिव है यहाँ का, कि कैसे टर्गर प्रेशर और प्रेशर पोटेंशियल रिलेटेड है बट फिर भी अलग अलग हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज इम्बाइबेशन। तो अभी अगर इम्बिबेशन की बात करें सो यहां पे आएगा कि आपको यह समझना है कि एनसीईआरटी ने कहा है कि इम्बिबेशन है ना वो एक टाइप का डिफ्यूजन है, कि इम्बाइबेशन डिफ्यूजन का ही एक टाइप है। तो आपको यह समझना है कि कैसे इम्बाइबेशन जो है ना वो डिफ्यूजन से लिंक्ड है, वो क्या है, वो डिफ्यूजन से लिंक्ड है, आपको यह पता होना चाहिए। फिर इम्बाइबेशन के साथ में एनसीईआरटी ने कुछ फिनोमिनास दिए हैं जो इम्बाइबेशन की वजह से होने चाहिए, ये मोर ऑफ एग्जाम्पल हैं, तो आपको एग्जाम्पल्स वगैरह याद होने चाहिए इम्बाइबेशन के। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट है ना वो लास्ट में दिया गया है, वो ये बताता है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इम्बिबेशन होने के लिए जरूरी हैं, कि अगर इम्बाइबेशन हो रहा है ना तो उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं वो पहले से होने चाहिए, जो उसके लिए पहले से प्रीरिक्विजिट है वो आपको पता होने चाहिए। फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर पे आते हैं। तो अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर को अगर आप स्टार्ट करोगे ना तो स्टार्टिंग से आपको ये पता होने चाहिए, वो एक्सपेरिमेंट्स पता होने चाहिए। यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं ये आपको कहूंगा कि याद होने चाहिए, या एग्जाम्पल्स हैं अगर आप एक बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएंगे। तो आपको ये पता होने चाहिए कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हुए थे जिनसे एस्टैब्लिश किया गया था वो मैकेनिज्म जो आज हम पढ़ते हैं। और यहाँ पे कुछ
स्पीड दी गई है कि किस स्पीड से जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं जो या जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ना वो किस स्पीड से हो रहा है। तो यहां से भी एक कंसेप्चुअल टॉपिक या कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, आप ये भी देख सकते हैं। फिर जब हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं ना, तो यहां पे मैं कहूंगा कि ट्रांसपोर्टेशन को आप 3 भाग में डिवाइड कर सकते हो, आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, एब्जॉर्प्शन, मूवमेंट और फिर फाइनली ट्रांसपिरेशन, जहां पे पानी प्लांट से बाहर निकल रहा है। तो एब्जॉर्प्शन में आपको ये चीज देखना है कि एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट, ये प्लांट एब्जॉर्प्शन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि आप एपोप्लास्टिक पाथ पे क्या होता है और सिम्प्लास्टिक पाथ पे क्या होता है। फिर आपको कैस्परिन स्ट्रिप का पता होना चाहिए, कैस्परिन स्ट्रिप्स क्या हैं और कैस्परिन स्ट्रिप्स कैसे एपोप्लास्टिक या सिम्प्लास्टिक मूवमेंट को, इन दोनों मूवमेंट्स पे इफेक्ट डालती है और कैसे जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है उस पे फाइनली ये इफेक्ट डालेगी, क्या, कैस्परिन स्ट्रिप्स। तो आपको ये पता होना चाहिए। और फिर फाइनली अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको एक पाथवे, एक प्रॉपर पाथवे समझ आना चाहिए या याद होना चाहिए, या मैं कहूं कि पता होना चाहिए कि रूट हेड से लेके जब तक पानी जाइलम तक जा रहा है तो आपको उसका प्रॉपर पाथवे पता होना चाहिए। और यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा की भी बात की गई है, तो आपको ये सब, जब आप सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्टिक पाथवे पढ़ोगे तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि एपोप्लास्टिक पाथवे के मीडियम्स क्या क्या हैं और सिम्प्लास्टिक पाथवे के मीडियम्स क्या क्या हैं। फिर यहाँ पे माइकोराइजा की बात की गई है, तो आपको माइकोराइजा की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए कि माइकोराइजा कहाँ कहाँ यूज होता है, मतलब किन प्लांट्स के साथ माइकोराइजा एसोसिएशन दिखाता है और उनको क्या क्या हेल्प करता है, ये यहां दिए गए हैं। फिर वाटर मूवमेंट अप प्लांट, तो अब वाटर की मूवमेंट कैसे हो रही है प्लांट में, तो यहां पे आपको रूट प्रेशर हाइपोथेसिस और ट्रांसपिरेशन पुल हाइपोथेसिस पता होनी चाहिए। तो यहां पे रूट प्रेशर दिया गया है और इसके नीचे ट्रांसपिरेशन पुल दिया गया है। तो आपको इन दोनों थियरीज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और आपको यह पता होना चाहिए कि कैसे रूट प्रेशर थियरी ट्रांसपिरेशन पुल थियरी से अलग है और किन किन सिचुएशन में रूट प्रेशर थियरी गलत हो जाती है, या फिर किन किन सिचुएशन में रूट प्रेशर थियरी ट्रांसपिरेशन पुल थियरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये टॉपिक जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पुल के मैकेनिज्म से। तो आपको इन दोनों का मैकेनिज्म पता होना चाहिए और आपको साथ में जब अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जो फोर्सेस हैं जो वाटर के बीच में, जैसे कि कोहेजन, टेंशन और ट्रांसपिरेशन वगैरह में जो उसके टेंशन आ रही है तो ट्रांसपिरेशन के दौरान, तो वो फोर्सेस कैसे इस मूवमेंट में हेल्प करते हैं, आपको ये भी पता होने चाहिए। तो इससे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वी हैव इज ट्रांसपिरेशन। तो जब आप ट्रांसपिरेशन पढ़ोगे तो मैं चाहूंगा कि आप इसे ना पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ो और फिर देखो कि आपको किस पार्ट में कितना आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, साइट ऑफ ट्रांसपिरेशन। आपको पता होनी चाहिए कि ट्रांसपिरेशन की साइट कहां होती है, कि मतलब ट्रांसपिरेशन कहां हो रही है। फिर सेल्स हेल्पिंग इन कैरिंग आउट ट्रांसपिरेशन, यानी कि वो कौन कौन सी सेल्स हैं जो हेल्प कर रही हैं ट्रांसपिरेशन में, यानी कि हम बात कर रहे हैं स्टोमेटा, स्टोमेटल अपर्चर वगैरह और जो उसके सराउंडिंग गार्ड सेल्स हैं उनकी। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये सब इस डायग्राम में। फिर बात करेंगे कि कौन कौन से फोर्सेस हैं जो कि ट्रांसपिरेशन से रिलेट करते हैं या जो ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं, ऐसे कौन से फोर्सेस हैं, ऐसे कौन कौन से फोर्सेस हैं, ये आपको नेक्स्ट पेज पे दिखेगा। जैसे कि आपने कोहेजन, अधेजन और सरफेस टेंशन की बात की। जब मैंने आपको कहा कि आपको सेल्स देखनी है कि कौन कौन सी ऐसी सेल्स हैं जो ट्रांसपिरेशन में हेल्प करती हैं, साथ में आपको ये भी देखना है कि वो कैसे हेल्प कर रही हैं, कि उनका रोल क्या है ट्रांसपिरेशन में, या फिर ट्रांसपिरेशन के अलग भी अगर उनका कोई रोल है तो वो क्या है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे जैसे आपने देखा कि ये जो कोहेजन, अधेजन और सरफेस टेंशन है, तो आपको ये समझना है कि ये कैसे वाटर कॉलम की टेंसाइल स्ट्रेंथ मेंटेन और कैपिलैरिटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इसका आंसर आपको इस पैराग्राफ में मिलेगा, आपको ये चीज भी समझनी है। ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं इनको और क्लियरली रिवीजन शीट में दिया गया है, आप वो रिवीजन शीट डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में देख के। फिर ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस अ कॉम्प्रोमाइज।
अब ये टॉपिक में बताया गया है कि ट्रांसपिरेशन की डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं प्लस ट्रांसपिरेशन की एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो आपको ये डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस देखनी है। साथ ही आपको ये देखना है कि जैसे C4 प्लांट्स है ना, यहाँ पे एनसीईआरटी ने कहा है कि C4 प्लांट्स जो हैं वो ट्वाइस एज एफिशिएंट है C3 प्लांट से। तो आपको ये भी देखना है कि ये क्यों है, कि क्यों C4 प्लांट्स ज्यादा एफिशिएंट हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आगे बात करें तो अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ये सारा का सारा मास फ्लो हाइपोथेसिस में कवर होता है, तो हम उसी पे बात करते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मोस्ट मिनरल्स है ना, यहाँ पे एनसीईआरटी ने कहा कि मोस्टली जो मिनरल्स होते हैं उनका एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि क्यों जो ज्यादातर मिनरल्स है उनका जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है या उनको जो प्लांट इनटेक कर रहा है वो एक्टिवली क्यों हो रहा है, उनको पैसिवली क्यों नहीं किया जा सकता। फिर अगली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि वो जो अपटेक हो रहा है उसकी साइट क्या है, कि वो कहां पे अपटेक चल रहा है, जो कौन सी सेल्स हैं जो इसमें हेल्प कर रही हैं, और फिर साइट के बाद में उसका पाथवे क्या है, कि वो जो अपटेक हुआ रूट हेड से जाके जब तक वो फ्लोएम तक जाएगा तो उसका पाथवे क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आगे बात करते हैं मिनरल ट्रांसलोकेशन की। तो मिनरल ट्रांसलोकेशन इज बेसिकली मास फ्लो हाइपोथेसिस। मिनरल ट्रांसलोकेशन इज बेसिकली मास फ्लो हाइपोथेसिस। तो अब यहां पे हम बात करेंगे कि क्यों जो जाइलम है ना, जो जाइलम है उसमें जो है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो रहा है, और जो फ्लोएम है ना उसमें जो हो रहा है वो बाई डायरेक्शनल फ्लो हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, उसका रीजन क्या है। और दूसरी चीज कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी डायरेक्शन को डिटरमाइन करते हैं, जिनसे पता चलता है कि जो डायरेक्शन हो रही है वो बाई डायरेक्शनल या यूनिडायरेक्शनल क्यों है। ये आपको यहाँ पे दिया गया है पूरे इस पैराग्राफ में। और यहाँ पे जब आप सोर्स टू सिंक पढ़ोगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि सोर्स की क्या इंपॉर्टेंस है और सिंक की क्या इंपॉर्टेंस है। और जो फ्लोएम में हम बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें सोर्स और सिंक जो आपस में चेंज हो जाते हैं वो चेंज क्यों हो रहे हैं, उनका रीजन क्या है, और फिर उनके चेंज होने की वजह से प्लांट की ग्रोथ पे क्या क्या इफेक्ट आ रहा है, आपको ये पता होना चाहिए। फिर फाइनली हमारे जब ये सब हो जाएगा फिर हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम फ्लोएम की बात कर रहे हैं तो हमें वो सारे एलिमेंट्स पता होने चाहिए, वो सारे कंपोनेंट्स पता होने चाहिए जो फ्लोएम सैप का पार्ट हैं। जो क्या है, जो फ्लोएम सैप का पार्ट है वो सारे कंपोनेंट्स हमें पता होने चाहिए। और साथ ही हमें ये भी पता होना चाहिए कि जब हमने बात की कि जो फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सोर्स टू सिंक जा रहा है, तो वो सोर्स से जब सिंक पे जा रहे हैं तो वहां पे कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे पैसिव अपटेक हो रहा है और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे एक्टिव अपटेक हो रहा है। कहां पे एक्टिव हो रहा है, कहां पे पैसिव हो रहा है, आपको ये पता होना चाहिए। और आपको एक वेल डिफाइंड पाथवे पता होना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड पाथवे पता होना चाहिए जो वो मिनरल्स फॉलो कर रहे हैं और कैसे वो सीजनली वेरी कर जाते हैं, कैसे वो सीजन के अकॉर्डिंग वेरी कर जाते हैं, कि किस सीजन में सोर्स और जो सिंक की रिलेशनशिप है वो इंटरचेंज हो सकती है। ये डायग्राम आपको इसमें हेल्प करेगा, प्लस इस डायग्राम से क्वेश्चंस भी बन सकते हैं डायरेक्ट नीट में। इस वीडियो में इतना ही। मेरा इस वीडियो का मोटिव ये था कि आप लोग सीख पाएं कि जो रिवीजन शीट्स हम देख रहे हैं उन रिवीजन शीट्स को आप कैसे यूज कर सकते हो। आपने जैसे मैंने आपको बताया कि रिवीजन शीट्स में जो जो पॉइंट्स दिए गए हैं उन पॉइंट्स का मतलब क्या है, तो अब आप उन रिवीजन शीट्स को देख सकते हो। आप उन रिवीजन शीट्स में जो पॉइंट्स दिए गए हैं आप देख सकते हो कि उनमें से आपको कौन कौन से पॉइंट आते हैं या कौन से पॉइंट नहीं आते। जो पॉइंट्स नहीं आते आप स्पेसिफिकली उन पॉइंट्स पे फोकस करें रेदर देन कि आप सब पे फोकस करके अपना टाइम वेस्ट करें। सो दिस वाज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।